So let's start with our first and the most important cell organelle. तो बच्चों न्यूक्लियस को ना I like to say that nucleus is the brain that controls what happens in the cell. है ना, या आप समझ लो एक हेड ऑफ द फैमिली, जैसे हमारे यहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, जो देखेंगे भाई कंट्रोल करेंगे, इतना राशन आना चाहिए, इतनी चीजें बाहर जानी चाहिए, इनको ये गिफ्ट देना है, वो करना है, ये सारी चीजों का हिसाब कौन रखता है? न्यूक्लियस. Alright, it controls all the major activities of the cell. और ये क्या स्टोर करके रखता है? The main basic unit which is the genetic material. क्या करता है ये genetic material? आपने ये लाइंस जरूर सुनी होगी कि यार मेरी ना हाइट थोड़ी छोटी रह गई, कम रह गई, जेनेटिक्स ही बेकार है हमारे, या मेरे ना बाल बहुत जल्दी पतले हो गए, हमारे घर के जेनेटिक्स ही बेकार है. जेनेटिक्स मतलब क्या? या उसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल विच इज आवर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. So this nucleus is surrounded by a double layer nuclear membrane. तो देखिए हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखा कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स थे, तो हमारा ये सेल ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस है उसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? 2 मेम्ब्रेन्स. तो देखिए ये है हमारा न्यूक्लियस, इसमें आपको आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग, 2 न्यूक्लियर कवरिंग देखने को मिलेगी. It is a double layer membrane and the nucleus contains a dense nucleolus. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन्स आ गई. वो 2 मेम्ब्रेन्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है. पोर मतलब एक ओपनिंग प्रेजेंट है. ये ओपनिंग का नाम क्या है? न्यूक्लियर पोर. राइट, तो एनवेलप हुआ, एनवेलप के ऊपर हुए पोर्स, और बीच ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डेंस स्ट्रक्चर. डेंस मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या थिकनेस बोल लो, डेंसिटी बोल लो. सो ये हुआ आपका न्यूक्लियोलस विच फॉर्म राइबोसोमल सब यूनिट्स. ऑलराइट गाइस, वी आर कवरिंग अ लिटिल हेवी टॉपिक. आपके लिए बहुत नए नए शब्द होंगे. राइबोसोम क्या है? सो बेसिकली न्यूक्लियोलस, जो एक न्यूक्लियस हुआ उसके अंदर एक डेंस मटेरियल हुआ न्यूक्लियोलस. वो न्यूक्लियोलस एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स काम आते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं. 2 सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट. ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, राइबोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, 2 सब यूनिट होते हैं उसके. और ये राइबोसोम किस में पार्टिसिपेट करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में. अब मैम प्रोटीन सिंथेसिस कहां से आ गया? सो प्रोटीन सिंथेसिस इज व्हेन योर बॉडी सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स ऑन इट्स ओन और अलग अलग जगह उसको डिप्लॉय करता है. बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में प्रोटीन से बनती है, जैसे हमारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, हमारे एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं. करेक्ट. सो आप देखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स हमारी बॉडी बनाती है, बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी बनाती है. जैसे कि एक एग्जांपल हुआ इंसुलिन हार्मोन. राइट. सो दीज हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स. और ये प्रोटीन्स कहाँ बनेंगे हमारे बॉडी में? सेल्स में बनेंगे, क्योंकि सेल तो भाई बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुआ हमारा. सो इस यूनिट जो सेल है उसमें प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करेगा? हमारे राइबोसोमल सब यूनिट्स. राइट. एंड ऑल दीज राइबोसोमल सब यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस. The subunits move to the cytoplasm and assemble to form ribosome. तो मैंने कहा 2 सब यूनिट्स है राइबोसोम्स के, वो 2 सब यूनिट न्यूक्लियोलस में बन गए और कहाँ चले गए? बाहर, साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म. तो क्या होगा साइटोप्लाज्म में? ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे के साथ आके ज्वाइन हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे राइबोसोम. और ये राइबोसोम आगे क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस. So mature human RBCs lack nucleus. तो देखो बच्चों, आपको अगर साइंस में या बायोलॉजी में कोई भी कहता है कि दिस A equals B, ऐसा हमेशा होगा. कोई भी चीज हो कि A, सपोज फॉर एग्जाम्पल A equals B, ये हमेशा होगा. याद रखिएगा, कोई भी फेनोमेनन अगर
कोई कहता है हमेशा होगा, इट्स रॉन्ग, देर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस। तो साइंस में आप ज्यादातर देखिएगा एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे। तो अभी हमने क्या कहा कि सारे सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसी जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आपने सुना होगा आरबीसीज क्या करते हैं, हमारे ब्लड को जो रेड कलर का सब्सटेंस मिलता है वो मिलता है हमें आरबीसी के वजह से। आरबीसी क्या करती है, उनमें छोटा सा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल जो आप ब्रीद इन करते हैं, वो ऑक्सीजन को आपके बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये आरबीसी। तो क्या होगा बच्चों, आरबीसी के अंदर अगर न्यूक्लियस आ गया तो वो इतनी सारी जगह ले लेगा, वो जगह हमें किसको देनी है, ऑक्सीजन को देनी है। तो इसीलिए आरबीसीज लैक न्यूक्लियस एंड मेक स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन। तो आरबीसी हुआ, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कलर या हमारे ब्लड को कलर मिलता है रेड, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठ जाते हैं और सारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करके आते हैं। RBCs cannot divide and live for 120 days। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियस जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन। दो टाइप के डिविजन्स देखेंगे हम, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये माइटोसिस और मियोसिस में न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। पर क्योंकि आरबीसीज में देर इज नो न्यूक्लियस, सो उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा और आरबीसी कैन लिव अप टू 120 डेज। उसके बाद आरबीसी गोज एंड किल्स इटसेल्फ, इट डाइज। अंडरस्टूड? सो न्यूक्लियस क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और उनके अंदर होता है एक सब्सटेंस विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, बहुत सारे राइबोसोम्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, वो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में दे यूनाइट देमसेल्स और क्या बनाता है, राइबोसोम। ये राइबोसोम किस में हेल्प करेगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस में। सो आगे हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। आप कहोगे मैम आपने तो बता दिया जेनेटिक मटेरियल था, ये क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ये क्या अलग अलग नाम लेकर आ गया। तो बेसिकली डीएनए की फोल्डिंग पे, अब डीएनए का स्ट्रक्चर आप सबने देख रखा होगा, हाँ जी, कुछ ऐसा दिखता है हमारा डीएनए, राइट? ऐसे कॉइल्ड होता है एक दूसरे के अंदर, राइट? इट इज अ डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। सो अगर आपने डीएनए का मॉडल नहीं देखा है, वॉटसन एंड क्रिक का हीलिक्स मॉडल नहीं देखा है, तो एक बार देखकर आइए। कुछ इस तरीके से दिखेगा, दो स्ट्रैंड एक दूसरे के अंदर ऐसे इंटरट्वाइंड होती है एंड दे आर जॉइंड बाय बेस पेयरिंग। सो ये जो डीएनए है वो डीएनए को पैक किया जाता है, बहुत अच्छे से पैकिंग की जाती है, क्योंकि डीएनए इज अ लॉन्ग वेरी लेंदी मॉलिक्यूल। तो इतने लेंदी मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस में फिट कैसे किया जाए भाई? तो क्या किया, डीएनए को ऐसे स्पाइरली रोल करते गए और उसको पैकिंग करते गए अच्छे से। उस पैकिंग के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी काम आते हैं। तो देखिए, अब जब आपने कहा कि चलो भाई हमें घर शिफ्ट करना है, तो ये सारा मटेरियल जो हमारा कपड़े हैं, जो हमारा सामान है, किचन का सामान है, वो सबको हमें पैक करना है। तो पैक करने के लिए हमें कुछ तो पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा। आप बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आएंगे, सेलो टेप लेकर आएंगे, सिजर्स लेके वो सारी चीजों की पैकिंग करेंगे। वैसे ही जब इतने लंबे डीएनए को आपको पैक करना है तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स काम आएंगे एंड दीज प्रोटीन्स हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को पैक करते 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 उसका हमने बनाया क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब द फर्स्ट पैकिंग स्टेज ऑफ डीएनए। तो डीएनए आप इमेजिन करिए वो टेलीफोन का वायर जो ऐसे स्पाइरल होता है, बहुत पुराने वाले, अब आपके जमाने में तो ऐसे टेलीफोन्स है नहीं वायर वाले, बट आप देखिएगा या कभी घर वालों से पूछिएगा, ये हुआ टेलीफोन और उसकी ये वायर। उस वायर को अगर आप घुमाते गए, टाइट करते गए, उस तरीके से सबसे पहले बनता है अ क्रोमैटिन फाइबर, और वो क्रोमैटिन फाइबर को और पैक करते गए तो बनता है क्रोमोसोम। तो डीएनए को पैक करेंगे तो क्रोमैटिन,
क्रोमैटिन को और पैक करेंगे तो बन जाएगा आपका क्रोमोसोम। और एक बात जीन बता दूं, ये जो डीएनए है, करेक्ट, ये इतने बड़े डीएनए के कोई भी छोटे से सेगमेंट को आप कहोगे जीन, करेक्ट। तो जीन क्या है? इतने लंबे डीएनए का अगर आप कोई भी छोटा सा हिस्सा लेंगे, दैट छोटा सा हिस्सा इज नोन एज अ जीन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 4 टर्मिनोलॉजीज। सो इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, तो देखिए सेल या तो एक टाइप का होगा जो कभी कभी डिवाइड करेगा, राइट, जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो पूरे समय डिवाइड नहीं होते, ठीक है, दे ओनली डिवाइड इन अ पर्टिकुलर साइकिल। सो दो सेल्स विच अभी जो रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, बिल्कुल डिवाइड करने के फेज में नहीं है, तो उन्हें आप कहोगे नॉन डिवाइडिंग सेल्स। दे एग्जिस्ट एज, उनमें जो डीएनए एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है एज अ क्रोमैटिन। तो देखो क्रोमैटिन कैसा है, कुछ इस तरीके से, ये हुआ बिल्कुल ही लूज डीएनए, थोड़ा सा टाइट डीएनए क्या होगा, क्रोमैटिन, और सबसे हाई लेवल ऑफ पैकिंग क्या होगी, तो क्रोमोसोम। तो कोई ऐसा सेल है जिसको अभी तुरंत डिवाइड नहीं करना, उनमें कैसा होगा, डीएनए विल एग्जिस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन विच इज फर्दर कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। समझ में आया? उसको आगे कंडेंस किया जाता है इनटू अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन। तो कंडेंसेशन करना मतलब अनवाइंड करना, तो बहुत ही टाइटली उसको पैक किया है, तो आप उसको सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करा पाएंगे। आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि डीएनए का कॉपी बनानी पड़ती है। कॉपी क्यों बनाएंगे? तो जैसे एक मदर सेल है, वो टूट के 2 डॉटर सेल्स बना रही है, करेक्ट, वो डॉटर सेल्स में कुछ तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल भेजना पड़ेगा, एक्चुअली सारा जेनेटिक मटेरियल का कॉपी भेजना पड़ता है दोनों डॉटर सेल्स में। तो जब हमें कॉपी बनानी है या जब हमें डिवाइड करना है, तो बन जाएगा क्रोमैटिन, नहीं तो टाइटली पैक्ड रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो सबसे हाई लेवल की पैकिंग करेगा, जैसे ही उसको सेल डिवीजन करना हो तो वो धीरे धीरे खुद को लूज करेगा और क्या बनाएगा, क्रोमैटिन। Now chromosomes are made up of DNA and protein and carry hereditary information. तो क्रोमोसोम्स, ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं, डीएनए से बने हुए हैं, और मैंने कहा पैकिंग के लिए क्या काम आता है, करेक्ट, प्रोटीन्स काम आता है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होगा और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी होगा। डीएनए कंसिस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखो जब आपको एक नया घर बनाना हो, समझिए आपने एक नया घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे हम, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि भाई इतना बड़ा हमारा प्लॉट है, इस पे हमें इतने इतने बेडरूम्स चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बनाएगा, एक ब्लूप्रिंट बनाएगा, ठीक है। ईस्ट में आप किचन रखिएगा, जो भी वास्तु वगैरह कुछ कुछ लोग मानते भी हैं इस बात में, तो आप क्या बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, करेक्ट, जो आप जाके फिर बिल्डर को दिखाइएगा कि भाई हमें ऐसा ऐसा घर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ऐसा 2 फ्लोर का बना दो, ऊपर टेरेस इतना बड़ा होना चाहिए, बालकनी इतनी बड़ी होनी चाहिए। सो ये ब्लूप्रिंट कौन बनाएगा, तो डीएनए बनाएगा। वो क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, करेक्ट। डीएनए क्या इंस्ट्रक्शंस देगा कि सेल दिखना कैसे चाहिए, सेल के अंदर की एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। सो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उनका इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, डीएनए, ठीक है। देन genes are the functional segment of DNA which is responsible for the inheritance। चलो बहुत भारी भारी शब्द है, हम थोड़ा इसको आसानी से समझेंगे। क्या कहा मैंने कि जीन मैंने बताया इस डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जीन। लेकिन बच्चों डीएनए में ना कुछ अब इतना लंबा डीएनए है तो उसका सारा ही हिस्सा फंक्शनल नहीं होगा, समझ आ रही है बात। इतने लंबे डीएनए में से कुछ हिस्सा फंक्शनल होगा जो आगे जाके कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ हिस्सा होगा जो जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जो शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो जो फंक्शनल हिस्सा है डीएनए का, वो फंक्शनल हिस्से को हम कहेंगे जीन, ठीक है। अब क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना, तो डीएनए में से कौन सा पार्ट इंस्ट्रक्शन देगा, सिर्फ और सिर्फ जीन्स इंस्ट्रक्शंस देंगे।
करेक्ट। तो सबसे लूज लेवल ऑफ पैकिंग इज डीएनए, ठीक है। उसको थोड़ा सा टाइट पैक किया तो बन गया आपका क्रोमैटिन, और उसको बहुत ही हाई लेवल की पैकिंग कर दी तो बन गया आपका क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को ऐसे नॉन डिवाइडिंग सेल्स, तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल होगा, लूज डीएनए होगा, एंड ड्यूरिंग सेल डिविजन या सेल रेप्लिकेशन ये कुछ बन जाएंगे ऐसे क्रोमोसोम्स। समझ में आया आपको? चलिए, आई होप यहां तक आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, बिकॉज अब जो आगे हम टॉपिक्स को टच करने वाले हैं, दोज टॉपिक्स आर अ लिटिल ट्रिकी, but I'm sure when you hear the explanation, when you understand the explained details, you won't be scared or afraid of cell and this chapter at all. So I hope you are still there with us. बिल्कुल भी फोकस को कहीं भी इधर उधर जाने मत दीजिए, थोड़े से समय सब स्क्रीन पे फोकस करिएगा। All right, so now coming to ribosomes and endoplasmic reticulum. हम सभी को न्यूक्लियस समझ में आया। न्यूक्लियस दिखता कैसा है? उसमें 2 एनवेलप्स होती है और उसमें पोर्स होते हैं, करेक्ट। पोर्स के बाद उसमें एक सेंट्रल यूनिट होता है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस, एंड देन क्या बनाता है? राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स बनने के बाद कहाँ जाते हैं? बाहर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और ये न्यूक्लियस के बाहर ऐसे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला सब यूनिट हमने पढ़ा न्यूक्लियस, दूसरा सब यूनिट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट डायरेक्टली एडजेसेंट टू न्यूक्लियस। समझ आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज जस्ट प्रेजेंट एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस। मतलब वो होता है ना कि कुछ कुछ घर होते हैं जिनमें एक वॉल कॉमन होती है, आपकी पड़ोसी की और आपकी एक बाउंड्री कॉमन की होती है। उस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस क्या हो गए? एक दूसरे के पड़ोसी, और उनकी एक दीवार कॉमन भी होती है। ऑलराइट, सो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखिएगा। दे आर टाइनी स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले हम राइबोसोम्स समझेंगे। राइबोसोम्स कहाँ बन रहे थे? हमने देखा यस, न्यूक्लियोलस में बन रहे थे राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स निकल के कहाँ आ रहे थे? साइटोप्लाज्म में। तो सब यूनिट्स बन रहे थे न्यूक्लियोलस में, और उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा था? इन द साइटोप्लाज्म। So they are found freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. तो यहाँ न्यूक्लियस में बन गए आपके राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स कहाँ आ गए? निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गए। The function of ribosome is to synthesize protein, करेक्ट। तो ब्लूप्रिंट कहाँ से मिला? कौन सा प्रोटीन बनाना है, कैसा दिखना चाहिए प्रोटीन, उसकी फोल्डिंग कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो ब्लूप्रिंट दे रहा है डीएनए, और वो ब्लूप्रिंट को देख के प्रोटीन सिंथेसाइज कौन कर रहा है? हमारा राइबोसोम। तो भैया आपके सेल का आर्किटेक्ट कौन हुआ? डीएनए, और बिल्डर कौन हो गया? हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा? धीरे 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 प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू पॉज द वीडियो और जल्दी जल्दी जाके कमेंट्स में आंसर लिख के बताओ। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स? तो आप में से किस किस को पता है प्रोटीन किन यूनिट्स को जोड़ के बनाया जाता है? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ, हम भी तो देखें कि हमारे बच्चों को पता है कि नहीं प्रोटीन बनते कैसे हैं। ऑलराइट, सो गोइंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने अभी तक क्या देखा कि न्यूक्लियस से बना राइबोसोम, राइबोसोम या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके स्टिक हो जाएगा या तो साइटोप्लाज्म में होगा। पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? सो इट इज अ कंटिन्यूअस membrane system which is spread throughout the cytoplasm and it is present adjacent to nuclear envelope. ठीक है, सेम वॉल शेयर कर रहे हैं, आजू बाजू रहते हैं, नेबर्स है एक दूसरे के, और ये कहां पर स्प्रेड है? पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में ये ऐसे स्प्रेड हुई हुई है। फंक्शंस क्या है? इट सिंथेसाइजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, लिपिड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यहां पर प्रोटीन्स बना देते हैं, राइबोसोम्स मिलके क्या बना देंगे? प्रोटीन्स बना देंगे। कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब यूनिट्स लिपिड्स भी सिंथेसाइज करते हैं। अब सिंथेसिस तो कर दिया,
इनको बाहर ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट कराने में भी कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने इसके पहले कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखकर बताइए कि ये जो लिपिड, प्रोटीन और हार्मोन सिंथेसाइज हुए हैं, इनको इनकी डायरेक्शन या इनको इनके प्लेस पे कौन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है? साइटोप्लाज्म में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो सेल के अंदर की मूवमेंट को कराने में हेल्प करता है? सो राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज व्हाट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स लाइक. ऐसे कुछ मेम्ब्रेन्स से बना हुआ है, ऐसे फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, तो ऐसे जिगजैग जिगजैग देखने को मिलेगा. तो देखो यहाँ पे ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे येलो कलर के डॉट्स दिखेंगे आपको, दे आर नथिंग बट योर राइबोसोम. आप देखेंगे एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, और इसके बीच में ऐसे कुछ वो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन चेन की सिंथेसाइज कर रहा है. सो आई होप यहां तक के आपको समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और राइबोसोम्स क्या है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब ये जो बहुत सारी ऐसे मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर्स थे, वो दो टाइप्स के होते हैं. एक हुआ आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हुआ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है भाई? रफ मतलब थोड़ा खुरदुरा, एंड स्मूथ मतलब इट इज कंप्लीटली स्मूथ, उसके ऊपर कुछ भी और प्रेजेंट नहीं होगा. तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. तो देखो, मैंने कहा आपको ये जो छोटे छोटे डॉट्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर आके चिपक गए हैं, इनका नाम क्या है? राइबोसोम्स. और बिकॉज ऑफ दीज राइबोसोम्स, यहां देखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स के दाने दिखने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया? इजी, रफ. ये रफ दिख रहा है तो इसका नाम रख दो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगी? प्रोटीन, क्योंकि उनके ऊपर कौन है? राइबोसोम्स. ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसाइज भी करेगी और उसका सिक्रीशन भी करेगी. राइट. देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होंगे? वो ऐसे स्मूथ दिखेंगे, उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. इट लैक्स राइबोसोम एंड देयरफॉर अपीयर्स बिल्कुल स्मूथ. अब इनका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स. तो क्या करेगा ये? लिपिड या फैट की सिंथेसिस करेगा, उसको स्टोर भी करेगा और उनको सप्लाई भी करेगा आगे. Understood? So endoplasmic reticulum are of two types, rough endoplasmic and smooth endoplasmic reticulum. Major difference between these two, रफ के ऊपर प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स जो प्रोटीन की सिंथेसाइज कराएंगे, एंड स्मूथ के ऊपर प्रेजेंट कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए नाम दे दिया स्मूथ. और उसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स.